आइए आज पढ़ रहे हैं हरिशंकर परसाई का लिखा व्यंग्य राम की लुगाई और गरीब की लुगाई। कबीरदास अपने को राम की लुगाई कहते थे। हम गरीब की लुगाई हैं। वह राम की लुगाई सबको छेड़ती रही, उसे छेड़ने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। बड़े की लुगाई का यही रुतबा होता है, मगर गरीब की लुगाई कहावत के मुताबिक सबकी भौजाई होती है। उसे कोई भी बेखटके छेड़ लेता है, कोई भी उससे चौहल कर लेता है। हम तो गरीब की लुगाई हैं। कोई भी हमें छेड़ लेता है, कोई भी रास्ते में या घर या पराए घर पकड़कर किसी भी तरह का काम करवा लेता है। तबादला, नियुक्ति, तरक्की, झूठा सर्टिफिकेट दिलाना, ऑक्स्ट्राय बचाना, परमिट दिलाना, इलाज कराना, प्रेम करवाना और फिर अदालत ले जाना, बिरदा की शादी लगाना और वाइफ के नंबर बढ़वाना, कॉलेज में भर्ती करवाना, फिर पेपर आउट करवाना, तरह तरह की छेड़खानी। हम आनाकानी नहीं करते, क्योंकि शुरू से जब और लोग लेखक बनने के लिए नाक की प्लास्टिक सर्जरी करवा रहे थे, हम गरीब की लुगाई बनते गए। अभी अभी जो छेड़ने आए थे हिंदी के सरकारी अध्यापक हैं। उनकी पत्नी दूसरे शहर में अध्यापिका हैं। डिपार्टमेंट निर्दय है, न उनका तबादला यहाँ करता है न इनका वहाँ, और ये मेघ सिर पर से निकले जा रहे हैं। मगर सरकार के मंसूबे रहस्यमय होते हैं। हिंदी अध्यापक को प्रिया से दूर रखकर शायद वह वियोग श्रृंगार का काव्य लिखवाना चाहते हैं। अकविता वालों के कारण श्रृंगार रस का दिवाला पिट गया है। श्रृंगार रस को स्टेट सेक्टर में लेना ही पड़ेगा। विभत्स रस अभी प्राइवेट सेक्टर में ही पड़ा रहने दो। उसका उत्पादन लक्ष्य से ऊपर ही जा रहा है। अध्यापक ने इस मौसम में एक गीत लिखा है, उस दिन गोष्ठी में गाया था, फिर किसी की याद आई। इधर कविता में खुलासावाद चला हुआ है और यह किसी की का पर्दा डालता है। लेकिन लड़की से प्रेम करते हैं और फिर उसके प्रेम पत्र छपवाकर ब्लैकमेल करते हैं। ब्लैकमेल को आजकल विद्रोह भी कहते हैं। इसकी पत्नी इस कविता को सुनेगी तो पूछेगी, यह कौन चुड़ैल है? यह घबराकर कहेगा, तुम ही हो। वह कहेगी, फिर मेरा खुलासा नाम बनमाला क्यों नहीं लिया? कवि समझाएगा, बनमाला में मात्रा ज्यादा है ना, गते भंग भी हो जाता है। ईमान और मात्रा में चुनाव करना पड़े तो हम मात्रा चुन लेते हैं। मात्रा बराबर हो, ईमान बाहर में जाए। इस देश का दुर्भाग्य यह है कि सदियों से यह मात्रा, गति और यति को ठीक करने में लगा हुआ है। परिवर्तन का आवेग उठता है तो यह फौरन उसे मात्रा, गति और यति में बांध लेता है। रीति तोड़ना यह जानता ही नहीं। आज भी कौम के रहनुमा कहते हैं, क्रांति तो होनी ही चाहिए, पर मात्रा, गति और यति न टूटे। काजी जी वैसे ही बहुत दुबले हैं। देश के अंदेशे में तो मर ही जाएंगे। मैं तो इस अध्यापक से कहना चाहता था, अभागे, ये भादों की रातें, कुलेक गीत, अरे महाकाव्य लिख। अभी तो नहीं, क्या मेघदूत तू कब लिखेगा? जब यह हेडमास्टर नहीं हो जाएगी। हेडमास्टर ने विनय पत्रिका लिखवाती है। कबहु को अम्ब अवसर पाई, मेरी औसुदे दयाए भी कुछ करुणा कथा चलाई। गरीब की लुगाई के पास कुछ खास किस्म के मन चले आते हैं। एक वह जो कुर्सी पर मुंह लटकाकर बैठ जाता है, पूछता हूँ तो उंगलियों को उलझाता सुलझाता भरे गले से कहता है, बस्तर में फेंक दिया है। भोपाल या इंदौर या जबलपुर में पोस्टिंग हो तो यह तबादला कहलाता है। बस्तर में तबादला हो तो वह फेंक देना कहलाता है। जैसे शासन ने गुलेल में रखा और जो फेंका तो कर्मचारी बस्तर में गिरा। झाबुआ को तबादला हो तो कर्मचारी कहलाता है, झाबुआ में डाल दिया है। जैसे सरकार का छिनाले से जो बचा हुआ उसे लोगों की नज़र से बचाकर चुपचाप झाबुआ में डाल आई। मैं बस्तर में फेंके गए और झाबुआ में डाले गए से कहता हूँ, कोई तो वहाँ फेंका या डाला जाएगा ही, या फिर इधर से स्कूल, अस्पताल, दफ्तर सब बंद कर दिए जाएं। फेंकें और डालें गए कहते हैं। जिसका सोर्स जरिया होता है उसे वहाँ नहीं भेजा जाता। सारा मामला सोर्स का है। यह गरीब की लुगाई सोर्स है जो बस्तर और झाबुआ से आदमी को खींचे लाती है। ये तो बेचारे मुसीबत ज़दा लोग होते हैं,
मगर गरीब की लुगाई के पास ऐसे छैले भी आते हैं जिन्हें कोई कष्ट नहीं है, पर जिनकी तकलीफ यह है कि दुनिया के सारे लाभ उन्हें क्यों नहीं मिल रहे हैं। फिर फायदे के लिए वे सोर्स ढूंढते फिरते हैं। एक दिन विश्वविद्यालय के एक डीन ने यह बात कर रहा था। उसने मुझे पहचाना ही नहीं। वह बड़े आदमी से बात कर रहा था और मैं था छोटा आदमी। बाद में जब उसे पता चला कि डीन मेरे दोस्त हैं तो मैं छोटे आदमी से एकदम सोर्स हो गया। वे सुबह सुबह घर पधार गए दर्शनार्थ। वे भेड़ाघाट देखने आए थे। मैं रह गया था। इधर दो ही चीजें देखने लायक हैं, भेड़ाघाट का जलप्रपात और मैं मनुष्य प्रपात। कहने लगे, हम तो बस आपको पढ़ते हैं, बड़ा आनंद आता है। आनंद के दांव से मैं बहुत पछाड़ खा चुका हूँ। अब साहित्य के नाम से कोई काम कराना चाहे तो मैं भरकस उसका काम बिगाड़ने की कोशिश करता हूँ। खबरदार। वे दूसरे शहर में रहते हैं। हर साल सोर्स ढूंढने भारत दर्शन पर निकल पड़ते हैं। वे कहते हैं, उधर का कोई काम हो तो बताएं। मेरा इधर का ही कोई काम नहीं है, उधर का क्या बताऊं। वे बार बार उधर का काम पूछते हैं और मैं इंतजार कर रहा हूं कि वे कब अपना इधर का काम बताते हैं। यह एक टाइप है। यह बड़ा हिसाबी, जमा हुआ, संयमित आदमी होता है। उससे कभी कोई अनियमितता, अतिरेक या साहसिक नहीं होती। जिससे कभी अतिरेक न हो वह भी क्या आदमी है, सावधान, व्यवस्थित, नियमबद्ध आदमी होता है। उठना, बैठना, सोना, खाना, पीना, संबंध बनाना सब नियम से होते हैं। पूरी जिंदगी कसे हुए काट देता है। मरने के बाद भगवान इससे पूछेंगे, तुम्हारे जीवन की विशिष्ट उपलब्धि क्या है। यह जवाब देगा, सर मैं हर विश्वविद्यालय के पेपर पाता रहा। भगवान पूछेंगे और, यह सोचकर जवाब देगा, और सर समय पर पाखाना जाता रहा। यह सोर्स वाली भुगतान सबको भुगतनी पड़ती है। सोर्स के पास मुझे कभी कभी जाना पड़ता है। अभी एक डिप्टी कलेक्टर के पास एक मामूली और जायज़ काम के लिए गया था। यह क्या बात है कि जायज़ काम कराने जाओ तो भी लगता है नाजायज़ काम है तो सोर्स बिना नहीं होगा। जायज़ और नाजायज़ का भेद ही मिटा दिया गया है। जिस देश में जायज़ काम भी न हो सके उसमें सारे ही काम नाजायज़ हैं। उनके लिए सोर्स चाहिए। इतनी सोर्स प्रेमी जाति दुनिया में और कोई नहीं है। डिप्टी कलेक्टर और मेरे उपनाम ऐसे हैं जो होशंगाबाद और खंडवा जिलों में ही होते हैं। मूल वही है। मैंने कहा, आप भी हरदा टिभरनी के हैं। आंखें उनकी मचकी। बोले, आप भी तो वहीं के हैं। मैं तो नाम से ही समझ गया था। मैंने सोर्स के रूप में उनकी कीमत जांची। उन्होंने भविष्य के कामों के लिए मेरी तब घोर वात्सल्य का वातावरण बना। लगा मैं उनकी माँ हूँ और वे मेरी माँ हैं, और दोनों के स्तन से दूध की धार उमड़कर दोनों के मुंह में गिर रही है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है, राष्ट्रीय पशु शेर। यूं इन पदों पर कौवा और सुअर का क्लेम था, पर मोर और शेर ने सोर्स बढ़ा दिया। राष्ट्रीय फूल कमल है और राष्ट्रीय फल आम। कद्दू क्यों नहीं। मगर राष्ट्रीय पुरुष कौन, यानी ऐसा पुरुष जिसमें इस जाति का प्रतिनिधि और सर्वव्यापी गुण हो। मैं इस राष्ट्रीय पुरुष की कल्पना की है। यह राष्ट्रीय पुरुष कपाल पर सोर्सों की लिस्ट चिपकाए हर दफ्तर के सामने खड़ा होकर चिक उठाकर भीतर झांकता है। यह राष्ट्रीय पुरुष वन में चिंतन करते बुद्ध को मिला होगा। पूछा होगा, महाराज क्या सोच रहे हो। बुद्ध ने कहा होगा, सोच रहा हूं कि मनुष्य का जीवन दुखमय है, दुख से छुटकारा कैसे मिले। राष्ट्रीय पुरुष ने कहा होगा, बिल्कुल ठीक सोच रहे हो महाराज। देखिए ना, मेरा प्रमोशन रुका है और मेरा जीवन दुखमय है। दुख से छुटकारा हो सकता है अगर आप एक चिट्ठी अपने पिताजी के लिए लिख दें। ठीक लाइन पकड़ी है आपने, इसी लाइन पर चलते जाइए। राष्ट्रीय पुरुष राम को ही वन में मिला होगा। कहा होगा, महाराज अपनी हवेली बन रही है, जरा जंगल साहब से कह दीजिए ना, थोड़ी लकड़ी काट लेने दें। राष्ट्रीय पुरुष सोर्स ढूंढता है और चिक उठाता घूम रहा है। मंत्री से लाइसेंस लेता है, कलेक्टर से मकान अलॉट कराता है, फूड अफसर से शक्कर का परमिट ले लेता है, प्रोफेसरों से लड़के के नंबर बढ़वाता है, प्रिंसिपल से भर्ती करवाता है, पुलिस अफसर से मामला उठवाता है, नजूल अफसर से जमीन लेता है, विधायक से सिफारिश करवाता है। राष्ट्रीय पुरुष किसी की शव यात्रा में मरघट जाता है, वहाँ शवदाह के लिए कारपोरेशन की तरफ से इंतजाम है। सैकड़ों मन लकड़ी पड़ी है जिसे खरीद कर मुर्दा जलाया जाता है। मरघट का इंचार्ज है रामदीन। राष्ट्रीय पुरुष
पहचान लेता है। अरे रामदीन, तुम इधर? रामदीन कहता है, हाँ इधर ही ड्यूटी है। राष्ट्रीय पुरुष कहता है, सैकड़ों मन लकड़ी पड़ी है, इसमें से 2-4 मन चली भी जाए तो कौन देखता है। रामदीन चुप रहता है। राष्ट्रीय पुरुष सोचता है, उसके चेहरे पर चमक आती है। कहता है, यार रामदीन, एक दिन मरना तो है ही। बाद में मरकर आया और तू नहीं हुआ तो लकड़ी की कीमत लग जाएगी। तू तो मुझे अभी जला दे। राष्ट्रीय पुरुष को मरघट में सोर्स मिल गया तो मुफ्त की लकड़ी में जिंदा जल मरे।